नमस्कार, स्वागत है आपका करियर एजुनेस्ट पर। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर सेकंड का जो माइनर पेपर है हिस्ट्री सब्जेक्ट का, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग इंडियन हेरिटेज। इसकी वन शॉट क्लास को हम इस चैप्टर में या इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और एज यूजुअल अपनी ये क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। तो ये आपका सिलेबस है, बहुत छोटा सा सिलेबस, और जब इस सिलेबस से आप गो थ्रू करते हो तो आपको बहुत एक अच्छी वाइब्स आप फील करते हो, क्योंकि ये आपको अंदर से एक ऊर्जावान बना देता है, क्योंकि आपको एंशिएंट कल्चर के दर्शन करवाता है। और इस पेपर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है। और क्योंकि इसकी एक क्लास या एक एग्जाम ये कहूँ तो हो चुकी है, नॉन बीए के जो स्टूडेंट थे उनका ये पेपर हो चुका है, और अब ये बीए की स्टूडेंट का ये पेपर होने वाला है। तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, और इसका वन शॉट वीडियो है जिसमें हम पूरे सिलेबस को यहाँ डिस्कस कर लेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने अलग से आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत यूनिट फर्स्ट के साथ। पहला ही आपके सामने टॉपिक है मीनिंग ऑफ हेरिटेज, यानी धरोहर का अर्थ क्या होता है। यानी कि हम धरोहर किसको कहे, हम कहते हैं ना कि ये हमारी हेरिटेज है, हमारी धरोहर है। तो क्या होती है हेरिटेज? हेरिटेज रेफर्स टू द लेगेसी ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स लाइक मोन्यूमेंट्स, artifacts, sites, and cultural traditions like our music, dance, festivals that are inherited from past generations and preserved for the future। यानी धरोहर उन सभी भौतिक वस्तुओं जिसमें हमारे स्मारक, कलाकृतियां, स्थल आदि आते हैं, और अपनी सांस्कृतिक परंपराएं जिसमें हमारा संगीत, नृत्य, त्योहार आदि की विरासत को हम क्या कहते हैं? धरोहर कहते हैं, जिन्हें पिछली पीढ़ियों से हमने प्राप्त किया है, सुरक्षित रखा है और भविष्य के लिए संरक्षित किया गया है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? हेरिटेज। यानी हेरिटेज हमारी वो चीज है जो हमारी पिछली पीढ़ियों की जो संस्कृति है, जो परंपराएं हैं, जो उन्होंने मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनाए वो, और उन सबको संजोना, उन सबको सुरक्षित रखना और आने वाली फ्यूचर की पीढ़ियों के लिए उसको प्रिजर्व करना, उसको हम क्या कहते हैं? हेरिटेज कहते हैं। इट कनेक्टेड्स पीपल विथ देयर हिस्ट्री, कल्चर एंड आइडेंटिटी। ये लोगों को उनके इतिहास से, संस्कृति से और पहचान से जोड़ता है। यानी कि हमारा इतिहास क्या है, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी पहचान क्या है, ये हमें कौन प्रोवाइड करवाता है? हमारी हेरिटेज हमें ये सब प्रोवाइड करवाती है। इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में हेरिटेज का मीनिंग पूछा जाएगा। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ एंटिक्विटी, यानी प्राचीन वस्तु का क्या अर्थ है। हम कहते हैं ना ये बहुत एंटिक चीज है, उस एंटिक का क्या मतलब होता है? एंटिक्विटी रेफर्स टू ऑब्जेक्ट्स और आर्टिफैक्ट्स दैट आर एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड एंड हैव हिस्टोरिकल, कल्चरल और आर्टिस्टिक वैल्यू। प्राचीन वस्तु से तात्पर्य उन वस्तुओं या कलाकृतियों से है जो कम से कम 100 वर्ष क्या हो? पुरानी हो, जिसका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या कलात्मक महत्व हो। यानी कोई भी ऐसी चीज जो ऐतिहासिक रही हो, या सांस्कृतिक वैल्यू जो रखती हो, या कलात्मक कोई अपना वैल्यू रखती हो और 100 साल से पुरानी हो, उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? उसको हम एंटिक्विटी कहते हैं, या एंटिक आइटम की श्रेणी में उसको रखा जाता है। सच ऑब्जेक्ट्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंशियंट सिविलाइजेशन एंड ट्रेडिशंस। ये वस्तुएं हमारी प्राचीन सभ्यताओं को और परंपराओं को समझने में क्या होती है? सहायक होती है। यानी कि हमारी प्राचीन समय किस तरीके से थे, हमारी सभ्यताएं क्या थी और हमारी परंपराएं क्या थी, ये हमें पता चलता है हमारी एंटिक्विटी चीज़ों से। आगे है आर्कियोलॉजिकल साइट, अर्थात पुरातात्विक स्थल। एन आर्कियोलॉजिकल साइट इज ए प्लेस वेयर फिजिकल रिमेन्स ऑफ पास्ट ह्यूमन एक्टिविटी आर फाउंड, सच एज ruins, टेम्पल्स, caves, फोर्ट्स और एंशियंट सेटलमेंट्स। अर्थात पुरातात्विक स्थल वह स्थान होता है जहां मानव की पूर्व गतिविधियों के कुछ भौतिक अवशेष प्राप्त होते हैं, जैसे खंडहर का मिलना, मंदिर, गुफाओं का मिलना, किले या प्राचीन बस्तियों का मिलना, उसको हम क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिकल साइट कहते हैं। जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे हो कि ये दब जाता है मिट्टी के अंदर, पुराने, बहुत हजारों साल पुरानी ये चीज़ें होती हैं, और जब ये खुदाई के अंदर ये मिलती है तो इसमें हमें क्या पुराने अवशेष, खंडर आदि मिल सकते हैं, मंदिर, गुफाएं, किले, जो भी बस्ती वहाँ पे रही हुई हो उन सब के बारे में, यानी कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी वहाँ पे रही हुई हो, उसका हमें एक अवशेष के तौर पे जो प्राप्त होता है, जिस जगह से प्राप्त होता है, उस जगह को हम किस नाम से जानते हैं? आर्कियोलॉजिकल साइट के नाम से जानते हैं। दीज साइट्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर। ये स्थल हमें हमारे इतिहास का
और हमारी संस्कृति के प्रमाण का क्या करते हैं कि प्रमाण के तौर पे हमें प्रस्तुत करते हैं कि ये हमारी इतिहास रहा हुआ है या इस तरीके से हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर रहा हुआ है। तो उससे हमें हमारी हिस्ट्री को जानने में और उस हिस्ट्री को एकदम तथ्यात्मक तरीके से जानने में, एक एविडेंस के तौर पे जानने में ये हमारे लिए मददगार साबित होते हैं। अगला है टेंजिबल एंड इनटेंजिबल हेरिटेज, यानी भौतिक और अमूर्त या अभौतिक धरोहर। मूर्त और अमूर्त धरोहर भी इसको कहते हैं। यानी भौतिक धरोहर वो जिनका भौतिक स्वरूप होता हो, जिसको हम टच कर सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, उनको हम टेंजिबल कहेंगे। और जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब उसको टच नहीं कर सकते, यानी जिनका कोई फिजिकल शेप नहीं होता, उसको हम अमूर्त धरोहर कहते हैं। जैसे नृत्य, तो नृत्य का कोई फिजिकल स्वरूप थोड़ी होता है कि नृत्य गोल आकार का है या चौकोर आकार का है। तो नृत्य क्या है, एक हमारा इंटेंजिबल हेरिटेज है। वहीं हम कहें हमारे किले, हमारे फोर्ट्स आदि, ये क्या हो गए, टेंजिबल हो गए। तो देख लेते हैं इनको। टेंजिबल हेरिटेज इंक्लूड्स मटेरियल रिमेन्स लाइक मोन्यूमेंट्स, स्कल्पचर्स, मनुस्क्रिप्ट्स, पेंटिंग्स एंड बिल्डिंग्स। भौतिक धरोहर में हमारे स्मारक हो गए, मूर्तियां हो गई, पांडुलिपियां हो गई, चित्रकला हुई और इमारतें आदि शामिल होती है, क्योंकि इन सब का क्या है, भौतिक स्वरूप होता है। वहीं इंटेंजिबल हेरिटेज रेफर्स टू द ट्रेडिशंस, प्रैक्टिसेस, नॉलेज, एक्सप्रेशंस एंड स्किल्स सच एज म्यूजिक, डांस, फोकलोर, ओरल ओरल ट्रेडिशंस एंड फेस्टिवल्स। अमूर्त धरोहर में हमारी परंपराएं, हमारी प्रथाएं, ज्ञान, अभिव्यक्तियां, हमारा कौशल आदि आते हैं। जैसे हमारे लोक संगीत हुए, हमारे लोक नृत्य हुए, हमारी लोक कथाएं हुई, हमारी मौखिक परंपराएं हुई, हमारे त्योहार हुए, ये सारे किस में आते हैं, इंटेंजिबल हेरिटेज में कंसिडर होते हैं। और तो दो दो तरीके की हमारी हेरिटेज हुई, एक वो जिनका भौतिक स्वरूप होता है, जिनको हम टेंजिबल कहते हैं, और एक वो जिनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, उनको हम इनटेंजिबल हेरिटेज के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं आर्ट ट्रेजर की, यानी कला धरोहर। ट्रेजर का मतलब क्या होता है, खजाना, यानी हमारी कला का खजाना। आर्ट ट्रेजर रेफर्स टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक एंड एस्थेटिक वैल्यू एज सच एज पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, क्राफ्ट्स और मनुस्क्रिप्ट्स दैट रिप्रेजेंट क्रिएटिविटी एंड कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ ए सोसाइटी। यानी कला धरोहर से तात्पर्य उन वस्तुओं से है जिनका कलात्मक या सौंदर्यात्मक महत्व होता है, जैसे हमारी चित्रकला, मूर्तिकला, हस्तशिल्प या पांडुलिपियां। ये किसी समाज की सृजनात्मकता और सांस्कृतिक उपलब्धियों को क्या करती है, दर्शाती है। मतलब हमारा जो आर्ट खजाना है, कला धरोहर है, उसमें हमारी वो सारी चीज़ें आती है जो एक आर्टिस्टिक और एस्थेटिक वैल्यू रखती है। जैसे हमारी चाहे वो चित्रकला हो, चाहे हमारी मूर्तिकला हो, हमारे हाथ के बने हुए हस्तशिल्प हो, हमारी पांडुलिपियां हो, तो ये हमारी उस समाज की क्या बताती है, एक क्रिएटिविटी को दर्शाती है, हमारी कल्चरल अचीवमेंट को बताती है। इसको हम किस नाम से जानते हैं, आर्ट ट्रेजर के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। चलिए अब देख लेते हैं रीजनल केस स्टडीज ऑफ इंटेंजिबल हेरिटेज, अमूर्त धरोहर के क्षेत्रीय उदाहरण। Examples of intangible heritage in India include classical dances like Bharatanatyam, Kathak, Kuchipudi। भारत में अमूर्त धरोहर के उदाहरणों की बात करें तो हमारे शास्त्रीय नृत्य, जिसमें हमारा भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी शामिल होता है। फोक म्यूजिक लाइक राजस्थानी, मांगणियार सॉन्ग, थिएटर फॉर्म्स लाइक यक्षगान, लोक संगीत जैसे हमारे राजस्थानी की जो मांगणियार गीत है, आज आप बॉलीवुड के कई गाने सुनते हो, उसमें मांगणियार जो गीत है वो बहुत बढ़ चढ़ के उसमें बोले जाते हैं। और इसके एक गायकार भी है जो अपने राजस्थानी से है, मामे खान, आप उनको भी सुनते हो। तो बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड में भी हमारे सॉन्ग है। तो ये जो हमारा फोक म्यूजिक है वो हो गए, और हमारे कई नाट्य रूप जैसे यक्षगान वगैरह है, तो ये हमारे इंटेंजिबल हेरिटेज के एग्जाम्पल है। ओरल स्टोरीज लाइक पंचतंत्रा एंड फेस्टिवल लाइक होली एंड दिवाली, मौखिक कहानियाँ जिसमें पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत है, और हमारे त्योहार जिसमें होली, दिवाली और हमारे हर तरीके के जो त्योहार है, ये सारे हमारे इंटेंजिबल हेरिटेज के क्या है, एग्जाम्पल्स। और इंडिया के हर कोने कोने में, देश के हर कोने कोने में खूब सारी हेरिटेज है, खूब सारी विरासत है जो आज भी हमारे संस्कृति में घुली हुई है। अगला है रीजनल केस स्टडीज ऑफ इंटेंजिबल हेरिटेज, अमूर्त उदाहरण के और क्षेत्रीय उदाहरण। इनको हम डिटेल में देख लेते हैं। पहले बात करते हैं डांसेज यानी नृत्य। इसको फोक डांस भी बोलोगे तो भी इसमें कोई बुरी बात
नहीं है। इंडिया हैज़ ए रिच ट्रेडिशन ऑफ क्लासिकल एंड फोक डांसेस। भारत में शास्त्रीय और लोक नृत्यों की समृद्ध परंपरा है। क्लासिकल फॉर्म्स लाइक भरतनाट्यम, जो कि कहाँ का है, तमिलनाडु का। अब ये जो एक एक नाम है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जाएगा भरतनाट्यम कहाँ का प्रसिद्ध है या भरतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल डांस है। कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर एंड ओडिसी ओडिशा आर रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मणिपुरी, ओडिसी ये विश्व स्तर पे प्रसिद्ध हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं। फोक डांसेज लाइक घूमर जो कि राजस्थान का है, बिहू जो कि आसाम का है, गरबा गुजरात का है, लावणी महाराष्ट्र का है, और रिप्रेजेंट लोकल कल्चर एंड ट्रेडिशंस। जो हमारे लोक नृत्य हैं घूमर, बिहू, गरबा, लावणी, ये हमारी स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। ये हमारी इंटेंजिबल हेरिटेज में जो लोग हमारे फोक डांसेज है उनके क्या है, रीजनल एग्जाम्पल्स है। बात करते हैं म्यूजिक की, तो म्यूजिक में आता है इंडियन म्यूजिक इज डिवाइडेड इनटू क्लासिकल एंड फोक। भारतीय संगीत को शास्त्रीय और लोक के रूप में हम विभाजित करते हैं। हिंदुस्तानी क्लासिकल जो कि नॉर्थ इंडिया है एंड कर्नाटिक क्लासिकल जो कि साउथ इंडिया है आर दी टू मेजर ट्रेडिशन। हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य संगीत और कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत ये इसकी दो परंपराएं हैं। यानी कि हम इंडिया की बात करें तो उत्तर भारत का जो है उसको हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कहते हैं और दक्षिण भारत को कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत कहते हैं। फोक म्यूजिक वेरीज रीजनली सच एज राजस्थानी, मांगनियार एंड लंगाज, और बंगाल के हैं बाउल सिंगर्स ऑफ बंगाल एंड डिवोशनल सॉन्ग्स लाइक भजन्स एंड कवालीज। अर्थात लोक संगीत क्षेत्रीय रूप से भिन्न है। यानी कि जैसे आप राजस्थान की बात करो तो राजस्थान का लोक संगीत अलग रस का है, पंजाब का अलग है, हरियाणा का अलग है, यूपी का अलग, एमपी का अलग, हिमाचल का अलग, उत्तराखंड का अलग, कश्मीर का अलग। तो जहां आप जाओगे, जिस भी स्टेज में जाओगे, उस स्टेज का अपना एक फोक म्यूजिक है जो कि उस स्टेज की रीजनलिटी को शो करता है। जैसे राजस्थान के मांगनियार और लंगा जाति के जो लोग हैं उनका संगीत अलग है, बंगाल का बाउल गायक अलग है, भजन और कव्वाली जैसे भक्ति गीत अलग है। तो ये हमारे इंडिया का क्या है, म्यूजिक है जो कि इंटेंजिबल हेरिटेज है। बात करें डांस और ड्रामा यानी नृत्य नाटिका। डांस ड्रामाज कमांड स्टोरी टेलिंग म्यूजिक एंड डांस। नृत्य नाट्य में कथा, संगीत और नृत्य का एक सम्मेलन देखने को मिलता है, मिश्रण देखने को मिलता है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड कथकली जो केरला का है, यक्षगान जो कि कर्नाटका का है, भगवत मेला ये किसका है, भागवत मेला जो कि तमिलनाडु का है, एंड अंकिया नाट ये किसका है, असम का। और इसमें और भी आप इंडिया राजस्थान की बात करें तो रीजनल भी आपको खूब सारे मिल जाएंगे। तो इसके उदाहरण में कथकली, यक्षगान, भागवत मेला और अंकिया नाट है। ये नाम आपके लिए फेमस है। एक एक छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये तो नृत्य नाटिका कहे जाते हैं। दीज परफॉर्मेंस नरेट माइथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल स्टोरीज। ये प्रस्तुतियां हमारी या तो पौराणिक होती है या ऐतिहासिक कथाओं का क्या करती है, वर्णन करती है। यानी कि या तो ये माइथोलॉजिकल होती है या फिर ये हिस्टोरिकल स्टोरी के तौर पे ये परफॉर्म की जाती है। अगला है ओरल स्टोरीज, मौखिक कहानियाँ। यानी कि ये हमने खूब पढ़ी है। यदि आप अपनी दादी के पास, नानी के पास, दादा नानी पापा मम्मी जो भी है, बचपन में आपने कहानी सुनी थी कि एक राजा था, उसके 7 रानियाँ थी। तो ये ओरल स्टोरीज है। तो अभी क्या कि आपके टाइम पे तो व्हाट्सएप वगैरह है, मोबाइल वगैरह है, हमारे टाइम पे इस तरीके का कुछ नहीं हुआ करता था। तो हमने अपने दादा से, नानी से, मम्मी से, पापा से सबसे कहानियाँ सुनी हैं। तो ये ओरल स्टोरीज है जो कि हमारी परंपराओं को बखूबी बयां करती है। इंडिया हैज़ ए लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ ओरल स्टोरी टेलिंग। भारत में मौखिक कथाओं की दीर्घ परंपरा रही है। पंचतंत्रा, जातक टेल्स एंड विक्रम बेताल स्टोरीज आर फेमस। पंचतंत्र और जातक कथाएं और विक्रम बेताल की कहानियां प्रसिद्ध हैं, खूब सुनी है आपने, खूब देखी भी है। मैनी रीजनल फोक टेल्स आर प्रिजर्व्ड थ्रू जनरेशंस बाय विलेज एल्डर एंड स्टोरी टेलर्स। अनेक जो क्षेत्रीय लोक कथाएं हैं वो गांव के बुजुर्गों और कथाकारों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित की गई है। और सबसे विडंबना की बात यह है कि हम वो आखिरी कड़ी है जिसने इन चीज़ों से को आगे अपनी पीढ़ियों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। क्योंकि हम बहुत सारी आपके सिलेबस में आप ये सोचो इस तरीके का पेपर रखने का मकसद क्या था, यूनिवर्सिटी का क्या उद्देश्य है। क्योंकि हमें हमारी रीजनलिटी को, यानी कि ये जो आपकी
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बड़ी ही खूबसूरत पॉलिसी है, अपनी रीजनलिटी को हमें ये बताती है कि हम इन चीज़ों को भूल चुके हैं, हमें इन चीज़ों को समझना होगा, हमारे आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशंस को हमें ये देना होगा। तो हम वो आखिरी पीढ़ी है जिन्होंने ये सब किया है, लेकिन हम आगे इसको ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मॉडर्निटी के नाम से पेक हो चुके हैं। तो अपने जो बुजुर्ग वगैरह हैं वो इन कहानियों को, इन कथाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे संरक्षित करके आगे पहुंचाने का काम करते थे। तो ये भी हमारी एक इनटेंजिबल हेरिटेज है। बात करते हैं थिएटर की, यानी रंगमंच। ट्रेडिशनल थिएटर इंक्लूड्स फॉर्म्स लाइक नौटंकी जो कि नॉर्थ इंडिया का है, तमाशा जो कि महाराष्ट्र का है, जात्रा जो कि बंगाल का, एंड भवाई जो कि कहाँ का है, गुजरात का है। जो पारंपरिक रंगमंच है जिसमें नौटंकी, तमाशा, जात्रा, भवई ऐसे प्रमुख रंगमंच है या तमाशे हैं। These are performed in open space and combined humor, म्यूजिक एंड सोशल मैसेजेस। इन्हें खुले स्थानों पे प्रस्तुत किया जाता था या किया जाता है। इसमें हास्य भी होता है, संगीत भी होता है और सामाजिक संदेश भी शामिल होता है, यानी कि ओपन में इनको परफॉर्म किया जाता है। इसमें कॉमेडी का टच भी होता है, इसमें म्यूजिक भी होता है और साथ ही में इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मॉरल मैसेज भी हुआ करता है। तो इनको बोलते हैं थिएटर या रंगमंच, जो कि अलग अलग रीजन के अलग अलग फेमस है। अब बात करते हैं फोक परफॉर्मेंस की, यानी लोक प्रदर्शन। एग्जाम्पल्स इंक्लूड पपेट शो, कठपुतली ऑफ राजस्थान, छाऊ नृत्य यानी छाऊ डांस ओडिशा, झारखंड, बंगाल एंड कुडियाटम केरला। यानी लोक प्रदर्शन की बात करें तो इसमें आप इजीली कनेक्ट कर जाओगे। जैसे जैसे हम कठपुतली का नाम लेते हैं तो राजस्थान में कठपुतली का जो पपेट शो होता था ये एक फोक परफॉर्मेंस है। उड़ीसा में ऐसा छाऊ नृत्य होता है और कुडियाटम होता है केरल में, तो ये वहाँ के फेमस है। दीज परफॉर्मेंस आर डीपली रूटेड इन लोकल कस्टम्स एंड फेस्टिवल्स। ये प्रस्तुतियाँ स्थानीय रीति रिवाजों और त्योहारों से गहराई से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। हमारी लोकेलिटी को ये बहुत ज़्यादा डीपली ये कनेक्टेड रहते हैं। साथ में उस लोकल एरिया की ये रीति रिवाजों को बात करें या उस एरिया की जो त्योहार है उनकी रूट से ये गहराई से उनके साथ कंबाइंड रहती है, जुड़ी हुई होती है। तो ये फोक परफॉर्मेंस है जो कि उसको अपनी इंटेंजिबल हेरिटेज को लीड करती है या बताती है। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड की, लूट एंड रिपार्टीशन ऑफ हेरिटेज। धरोहर की लूट और वापसी, यानी कि कोई हमसे हमारी एंटिक चीज़ें लूट कर ले जाए उसको बोलेंगे लूट ऑफ हेरिटेज, और हम उनसे वापस ले आते हैं या हमें वो वापस प्राप्त होती है उसको बोलेंगे रिपार्टिएशन, यानी अपनी धरोहर का हमें पुनः प्राप्त होना। लूटिंग ऑफ हेरिटेज रेफर्स टू दी illegal removal, smuggling or theft of cultural objects such as sculpture, paintings, manuscripts and antiquities from their original context। धरोहर की लूट का अर्थ हुआ कि सांस्कृतिक वस्तुओं जैसे मूर्तियां, चित्रकला, पांडुलिपियां और प्राचीन वस्तुओं का अवैध रूप से हटाया जाना, चोरी होना या तस्करी हो जाना। Repatriation means the return of these stolen or illegally exported objects to their कंट्री और ओरिजिन। और वापसी का मतलब होता है ऐसी चुराई गई या अवैध रूप से निर्यात की गई वस्तुओं का उनके मूल देश को वापस लौटाना। इसको बोलते हैं रिपाट्रिएशन, यानी वापसी करना। जैसे हमारी अगर ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने इंग्लैंड में कोई हमारी एंटिक चीज़ें ले गई और आज हम उनको वापस प्राप्त कर लेते हैं तो वो हमें रिपाट्रिएशन कहा जाएगा। दीज इश्यूज रेज क्वेश्चंस ऑन ऑफ कल्चरल ओनरशिप, एथिक्स एंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेशन टू प्रिजर्व शेयर्ड ह्यूमन हेरिटेज। ये मुद्दे सांस्कृतिक स्वामित्व, नैतिकता और राष्ट्रों की साझा मानव धरोहर को संरक्षित करने की जिम्मेदारी से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। आगे बात करें हेरिटेज ओनरशिप, यानी धरोहर का स्वामित्व है। हेरिटेज इज कंसिडर्ड ए कलेक्टिव एसेट ऑफ ह्यूमैनिटी बट इट्स ओनरशिप इज लिंक्ड टू द नेशन और कम्युनिटी वेयर इट ओरिजिनेट्स। धरोहर को मानवताओं की सामूहिक संपत्ति माना जाता है, लेकिन इसका स्वामित्व उस राष्ट्र या समुदाय से जुड़ा होता है जहां से यह क्या होती है, उत्पन्न होती है। यानी कि वैसे तो ये सामूहिक संपत्ति है लेकिन इसका ओनरशिप वहां से माना जाता है जहां से ये सच में क्या हुई थी, ओरिजिन हुई थी। ओनरशिप डिस्प्यूट्स ऑफन अराइज व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर टेकन अवे ड्यूरिंग colonial रूल और थ्रू इलीगल ट्रेड।
जब वस्तुएं औपनिवेशिक शासन के दौरान या अवैध व्यापार के माध्यम से बाहर ले जाई जाती है तो स्वामित्व विवाद क्या होता है, उत्पन्न होता है। यानी कि जब यहाँ पे औपनिवेशिक काल था, यानी अंग्रेज यहाँ पे शासन कर रहे थे, तो हमारी धरोहर को, हमारी हेरिटेज को वो कहाँ ले गए, इंग्लैंड ले गए। तो ये क्या कहा जाएगा, ये एक तरीके से ओनरशिप के ऊपर ये क्या है, डिस्प्यूट पैदा होने का काम है। Hence, laws and conventions have been established to define and protect ownership right. इसलिए स्वामित्व अधिकारों को परिभाषित किया गया और सुरक्षित करने के लिए कई प्रकार के कानून और संधियां की गई ताकि उस हेरिटेज का रिपाट्रिएशन हो सके। अगला है कन्वेंशंस एंड एक्ट्स, इंटरनेशनल एंड नेशनल। संधियां और अधिनियम चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हैं और राष्ट्रीय हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशंस यानी अंतर्राष्ट्रीय संधियां जो कि हेरिटेज के ओनरशिप के रिगार्डिंग हुई है। यूनेस्को कन्वेंशंस 1970 prohibits and prevents the illegal import, export and transfer of ownership of cultural property. यूनेस्को संधि 1970 कहती है कि सांस्कृतिक संपत्ति के अवैध आयात, निर्यात और स्वामित्व के हस्तांतरण को रोका जाए और निषेध करने के लिए ये संधि की गई थी। यूनिड्राइट संधि यूनिड्राइट कन्वेंशंस 1995 focuses on the return of stolen or illegally exported cultural objects. यूनिड्राइड संधि जो कि 1995 में हुई थी, वो कहती है चोरी या अवैध रूप से निर्यात की गई सांस्कृतिक वस्तुओं की वापसी पर क्या करना, ध्यान केंद्रित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था या इसके लिए ये संधि की गई थी। हेग कन्वेंशन 1954 प्रोटेक्ट्स कल्चरल प्रॉपर्टी ड्यूरिंग आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी जब सशस्त्र संघर्ष के दौरान सांस्कृतिक संपत्ति की रक्षा के लिए जो संधि की गई थी वो थी हेग संधि जो कि 1954 में की गई थी। नेशनल एक्ट्स की बात करें तो राष्ट्रीय अधिनियम क्या है इसके लिए, यानी कि नेशनल लेवल पे क्या है, तो है इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट 1878, भारतीय खजाना अधिनियम 1878 गवर्न्स दैट डिस्कवरी ऑफ हिडन ट्रेजर्स, छिपे हुए खजानों की खोज को नियंत्रित करने का काम करता है ये। एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, अवशेष अधिनियम 1958 प्रोटेक्ट्स मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है, जो पुरातात्विक स्थल है, उनकी रक्षा करता है। कौन सा कानून, अवशेष यानी प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958। एंटिक्विटीज एंड आर्ट थिएटर्स ट्रेजर्स एक्ट 1972 regulates the export trade of antiquities and art objects and control smuggling. प्राचीन वस्तुएं और कला धरोहर अधिनियम 1972 जो कि प्राचीन वस्तुओं और कला वस्तुओं के निर्यात व्यापार को क्या करता है, नियंत्रित करता है तथा तस्करी पर क्या लगाता है, रोक लगाता है। अगला है एंटिक्विटी स्मगलिंग, प्राचीन वस्तुओं की तस्करी। Antiquity smuggling refers to the illegal trade and transport of ancient artifacts across border, यानी प्राचीन वस्तुओं की तस्करी का अर्थ हुआ कि प्राचीन कलाकृतियों का अवैध व्यापार या सीमाओं के पार ले जाना, यानी कि जब हम एक देश से दूसरे देश पर अवैध तरीके से जो हमारी प्राचीन कलाकृतियां हैं उनका व्यापार करते हैं तो वो कही जाती है तस्करी। Smugglers often steal idols from temples, manuscripts from libraries, and artifacts from excavation sites, selling them to international collectors और म्यूजियम्स, यानी तस्कर अक्सर मंदिरों से पुरानी मूर्तियां चुराते हैं, पुस्तकालयों से हमारी कोई पुरानी पांडुलिपियां चुराते हैं या खुदाई स्थलों से निकलने वाली कलाकृतियों को चुराकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालयों में या संग्रहालयों जो संग्रह करता है, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय संग्राहक है, यानी जिनको कलेक्ट करने का शौक है उनको, या जो इंटरनेशनल म्यूजियम है उनको वो क्या करते हैं, बड़े अच्छे दामों में बेचते हैं। आपने जैसे मूवी देखी होगी, मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा धूम 2 मूवी का, जिसमें एंटिक चीजें होती है और उन एंटिक चीजों को वो चुराता है, जो ऋतिक रोशन का कैरेक्टर होता है। तो जैसे कभी वो तलवार चुराता है, कभी डायमंड चुराता है, तो वो क्या है, वो एंटिक चीजें हैं। तो ये इंटरनेशनल मार्केट में इनकी खूब डिमांड होती है, इनके अच्छे अच्छे कलेक्टर होते हैं जो अच्छा पैसा इनको प्रोवाइड करवाते हैं। तो बेसिकली वो ऐसी ऐसी चीजें चुराते हैं। दीज प्रैक्टिसेस destroy historical evidence and deprives communities of their cultural identity। यह प्रक्रिया ऐतिहासिक प्रमाणों को तो नष्ट करती ही है, साथ ही में समुदायों को उनकी सांस्कृतिक पहचान से भी क्या करती है, वंचित कर देती है। तो इसको रोकना अति आवश्यक है।
रिपाट्रिएशन ऑफ एंटिक्विटीज यानी प्राचीन वस्तुओं की वापसी, यानी कि जो चीज़ें हमारी या किसी और की, जिसका ओरिजिन जहाँ से हुआ है वहाँ से उसको कहीं और ले जाया गया हो अवैध तरीके से और वापस उसको लौटा देते हैं, तो उसको बोलते हैं रिपाट्रिएशन। Repatriation is the process of returning smuggled or illegally acquired cultural property to its rightful place or country of origin. वापसी का अर्थ है कि तस्करी की गई या अवैध रूप से प्राप्त सांस्कृतिक संपत्ति को उसके वास्तविक स्थान या मूल देश को लौटाना। For example, India has demanded that return of the Kohinoor diamond and several temple idols stolen during colonial and post independence time. उदाहरण के लिए भारत ने अपने कोहिनूर हीरे और औपनिवेशिक और स्वतंत्रता पश्चात काल में चुराई गई कई मंदिर की मूर्तियों की वापसी की क्या की है, मांग की है कि ये हमारी ओरिजिनल है या हमारा ये हेरिटेज है और ये हमें वापस लौटाई जाए। रिपाट्रिएशन रिस्टोर्स कल्चरल प्राइड एंड हेल्प्स प्रिजर्व ऑथेंटिसिटी। जो वापसी है वो हमारी सांस्कृतिक गौरव को तो पुनः स्थापित करती है, साथ ही में जो प्रामाणिकता है उसको भी सुरक्षित करने में क्या करती है, मदद करने का काम करती है। चलिए अब बात करते हैं यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड रिलेटेड है हेरिटेज प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, यानी धरोहर का संरक्षण और संरक्षण हेतु प्रयास। हेरिटेज रिलेटेड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, म्यूजियम्स एंड रेगुलेटरी बॉडीज, इसको इस यूनिट में हम इन सबको डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स यानी शासकीय विभाग, जो कि हेरिटेज के कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन से रिलेटेड है। In India, various government departments work for the protection and promotion of cultural heritage. भारत में अनेक शासकीय विभाग सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य करते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, एक तो इसकी बात कर लेते हैं। इट वॉज established in 1861, responsible for the archaeological research and conservation of monuments एंड साइट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। 1861 में इसको स्थापित किया गया था और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थलों के पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण का के लिए ये क्या है, उत्तरदायी है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर फ्रेम्स कल्चरल पॉलिसीज, फंड्स इंस्टीट्यूशन एंड सपोर्ट हेरिटेज प्रोजेक्ट्स। जो संस्कृति मंत्रालय है वो सांस्कृतिक नीतियां बनाने के लिए, संस्थानों को धन उपलब्ध करवाने के लिए और धरोहर की के जो परियोजनाएं हैं उनमें सहयोग देने का कार्य करता है। कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट्स यानी राज्य पुरातत्व विभाग वर्क एट द स्टेट लेवल ऑफ हेरिटेज प्रिजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। तो राज्य स्तर पे अगर धरोहर के संरक्षण और प्रबंधन की बात आती है तो वहाँ पे राज्य पुरातत्व विभाग का रोल होता है। तो अगर राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और राज्य स्तर पे बात करें तो स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट्स अलग अलग होते हैं। और अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, एक होती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अब बात करते हैं म्यूजियम्स की, संग्रहालय। Museums are institutions that collect, preserve, study and exhibit heritage objects for public education and awareness. संग्रहालय वे संस्थाएं हैं जो धरोहर वस्तुओं का संग्रह करती है, उनका संरक्षण करती है, अध्ययन और प्रदर्शनी का कार्य करती है ताकि जनता में शिक्षा भी बढ़े और जागरूकता भी बढ़े। यानी आप कभी गए हो, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, अल्बर्ट हॉल का ही एग्जांपल लेता हूँ, तो आप वहाँ पे जाते हो तो वहाँ कितनी आर्टिस्टिक चीज़ें रखी होती है। यानी कि म्यूजियम को दूसरा वर्ड एक और होता है, अजायब घर भी इसको बोलते हैं, अजायब घर इसको भी बोलते हैं, जिसमें बहुत सारी एंटिक चीज़ें होती हैं जो कि उनका संग्रह भी करती है, उनको संरक्षित करने का भी काम करती है, रिसर्च और अध्ययन करने के लिए भी काम आती है, और साथ ही में एक तरीके से ये प्रदर्शनी भी का जैसा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूजियम का नाम देते हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड, इसमें उदाहरण होते हैं, कई सारे म्यूजियम हैं, जैसे नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, इंडियन म्यूजियम कोलकाता, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई, और स्टेट एंड रीजनल म्यूजियम्स, जो कि कई तरीके के आपको हर जगह पे मिल जाते हैं। तो म्यूजियम का काम क्या है, तो आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव ऑफ म्यूजियम। तो ये इंस्टीट्यूशन है जो कि कलेक्ट भी करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, स्टडी में काम आता है और एग्जिबिट करते हैं किसको, हेरिटेज ऑब्जेक्ट्स को। अगली बात करें तो रेगुलेटरी बॉडी की बात करें, नियामक संस्था है, तो इंटेक
इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर न्यास, इसका पूरा नाम जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इट इज एन एनजीओ established in 1984 that promotes conservation awareness and heritage protection। 1984 में स्थापित ये एक एनजीओ है जो कि संरक्षण हेतु जागरूकता का काम करता है और धरोहर की रक्षा को बढ़ावा देने का कार्य करता है। यूनेस्को आइडेंटिफाइज एंड प्रोटेक्ट्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी यूनेस्को विश्व स्तर पर विश्व धरोहर स्थलों की पहचान का कार्य करता है और उनको प्रिजर्व करने का काम करता है। तो जैसे आप पढ़ते हो कि राजस्थान में यूनेस्को साइट है, यूनेस्को में जैसे मालूम है राजस्थान के किले की बात करूं तो 6 किले राजस्थान की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, तो उनको प्रिजर्व करने का काम विश्व लेवल वर्ल्ड लेवल पे किसने किया? यूनेस्को ने किया। तो ये भी एक रेगुलेटरी बॉडी है। ASI एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन, यानी इम्प्लीमेंट रेगुलेशंस टू प्रिवेंट स्मगलिंग एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हेरिटेज। ASI एवं सांस्कृतिक संस्थान तस्करी और धरोहर के अवैध व्यापार को रोकने के लिए नियम लागू करने का कार्य करते हैं। अगला है कंजर्वेशन इनिशिएटिव, यानी संरक्षण पहल। तो अगर नेशनल लेवल की बात करें तो सबसे पहले नेशनल इनिशिएटिव की बात करते हैं। नेशनल मिशन ऑफ ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड एंटिक्विटीज, जिसको नम्मा कहते हैं, NMMA, डॉक्यूमेंट्स एंड रजिस्टर्ड ऑल एंटिक्विटीज एंड मॉन्यूमेंट्स, यानी राष्ट्रीय स्मारक और प्राचीन वस्तु मिशन है। ये सभी प्राचीन वस्तुओं और स्मारकों का पंजीकरण का काम करता है और अभिलेखन का काम करता है। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, जिसको हृदय योजना कहते हैं, आपने इसका नाम खूब सुना होगा, हृदय योजना, यानी जिसका पूरा नाम क्या है? हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, लॉन्च्ड इन 2015 टू डेवलप हेरिटेज सिटीज लाइक वाराणसी, अजमेर, अमृतसर एक्सेट्रा। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना जो कि हृदय योजना, जो कि कब आई थी? 2015 में लॉन्च की गई थी, जिसमें वाराणसी, अजमेर, अमृतसर आदि धरोहर को क्या किया गया था? इससे जोड़ा गया था। तो हृदय योजना में किस किस धरोहर को जोड़ा गया है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। और आपसे अगर पूछा जाए तो हृदय योजना क्या है, ये कब आई थी, या इसका पूरा नाम क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। म्यूजियम मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स टू डिजिटाइज कलेक्शन एंड इम्प्रूव प्रिजर्वेशन फैसिलिटीज। संग्रहालयों का आधुनिकीकरण परियोजनाएं कि जो संग्रहालय हैं या संग्रह के जो डिजिटलीकरण है और जो संरक्षण सुविधा है उनको थोड़ा बेहतर बनाया जाए और उनको और अच्छे से सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाए, ताकि म्यूजियम का क्या हो सके? मॉडर्नाइजेशन हो सके। बात कर लेते हैं इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स की, अंतर्राष्ट्रीय पहल की। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम प्रोटेक्ट्स कल्चरल एंड नेचुरल साइट्स ऑफ ग्लोबल इंपॉर्टेंस। यूनेस्को विश्व धरोहर कार्यक्रम, जो कि वैश्विक महत्व के सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों की क्या करता है? रक्षा करने का कार्य करता है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ द प्रिजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी, जिसको ICCROM कहा जाता है, प्रोवाइड्स ट्रेनिंग एंड टेक्निकल असिस्टेंस। ये क्या करता है कि जो सांस्कृतिक संपत्ति के संरक्षण और पुनर्स्थापन के अध्ययन हेतु प्रशिक्षण भी प्रदान करता है और साथ ही में तकनीकी सहायता भी मुहैया करवाता है। कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट्स, सहयोग परियोजनाएं, जिसमें बायलैटरल एंड मल्टीलेटरल कोऑपरेशन फॉर हेरिटेज प्रिजर्वेशन, फॉर एग्जांपल इंडिया फ्रांस कोलैबोरेशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ अजंता केव्स, यानी कि धरोहर संरक्षण के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग, जैसे अजंता गुफाओं के लिए भारत का फ्रांस के साथ जो सहयोग एक यूँ कहे कि एक कोलेटरल बना है या एक सहयोगी परियोजना का विकास हुआ है, तो इनको बोलते हैं कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट्स, जिसमें दो देशों के मध्य इस तरीके का एक सहयोगी परियोजना का या प्रोजेक्ट को लाया जाता है कि दोनों देश मिलकर उस मॉन्यूमेंट्स को बचाने के लिए क्या करते हैं? कंजर्व करने के लिए कोलैबोरेट होकर काम करते हैं। तो ये इंटरनेशनल इनिशिएटिव है इनके लिए। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट 4 की, जिसमें बात करते हैं हेरिटेज इंटरप्रिटेशन, यानी धरोहर की व्याख्या, जिसमें हेरिटेज, मॉडर्निटी एंड मेमोरी की बातें हम करते हैं। हेरिटेज एंड मॉडर्निटी, धरोहर और आधुनिकता। हेरिटेज रिप्रेजेंट्स ट्रेडिशंस, वैल्यूज एंड कल्चरल एक्सप्रेशन ऑफ द पास्ट, while modernity is linked with science, technology and new lifestyle।
धरोहर हमारी अतीत की परंपराओं, हमारे मूल्यों और हमारी सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों का एक प्रतीक है, जबकि आधुनिकता, विज्ञान हुई, प्रौद्योगिकी हुई और जो नवीन जीवन शैलियाँ हैं, उनसे जुड़ी एक शाखा है। अर्थात हम ये कहें कि धरोहर हमें हमारे पास्ट को बताती है और आधुनिकता है वो हमारे प्रेजेंट को और आने वाले टेक्नोलॉजी को या मॉडर्न लाइफस्टाइल को से लिंक्ड एक एस्पेक्ट है। अगला है समटाइम्स मॉडर्निटी पोजेज ए चैलेंज टू हेरिटेज एज अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड टू लॉस ऑफ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। कई बार जो आधुनिकता है वो हमारी धरोहर के लिए एक चुनौती का कार्य करती है, क्योंकि शहरीकरण का होना और औद्योगिकरण का होने से हमारी जो पारंपरिक प्रथाएं हैं वह खो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, जब अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, तो आपने देखा होगा आपके आसपास जो पुरानी हवेलियां हैं वो तक तोड़ दी जाती है। किस नाम पे? मॉडर्निटी के नाम पे उनको तोड़ दिया जाता है। तो कहीं न कहीं हमने हमारी हेरिटेज को क्या किया है? खोया है। तो कई बार ये मॉडर्निटी उसके लिए या हेरिटेज के लिए चैलेंज भी बन जाती है। येट हेरिटेज एंड मॉडर्निटी कैन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर व्हेन टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन, डिजिटल आर्काइविंग एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस। फिर भी धरोहर और आधुनिकता एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं जब प्रौद्योगिकी का उपयोग संरक्षण, डिजिटल अभिलेखन और जागरूकता निर्माण में किया जाता हो। जैसे आज आप जाते हो कहीं पे, जो आईवीआर है, जो वीआर है, जिसको हम वर्चुअल रियलिटी रियलिटी बोलते हैं, आप आंखों पे इसे पहन लेते हो और आपको सारी चीज़ें 3D में, 4D में, 7D में दिखने लगती है आपके आसपास, जबकि वो चीज़ कहीं और है। आप जैसे मान लो किसी एक अच्छे आप स्टूडियो में जाते हो, वहाँ पे वीआर पे आपको दुबई घूमने का मौका मिला, या राजस्थान में कि कहीं मंदिर में घूमने का मौका मिला, आपको 4 धाम की यात्रा उससे करवाई गई। तो आप बैठे तो एक जगह हो, लेकिन उस वीआर को लगाकर आप सब जगह घूम लिए। तो एक्चुअल में ये क्या है? ये एक डिजिटल आर्काइविंग है, यानी कि हमने हमारी धरोहर को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर इस तरीके से उसको संजो लिया है, प्रिजर्व कर लिया है कि हम अब इसको आने वाली पीढ़ियों को भी क्या कर सकते हैं? इजीली इसको दिखा सकते हैं। और दोस्तों मानो आने वाले तकरीबन 10 से 12 साल बाद इस तरीके का एक लहर आएगा कि हमें कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम किसी एक स्टूडियो में जाएँगे और वहीं से ही हम सारी चीज़ों के क्या कर लेंगे? दर्शन कर सकेंगे। नेक्स्ट है हेरिटेज एंड मेमोरी, धरोहर और स्मृति। हेरिटेज इज डीपली कनेक्टेड टू मेमोरी बिकॉज कलेक्टिव मेमोरी प्रिजर्व कल्चरल आइडेंटिटी। धरोहर स्मृति से गहराई से जुड़ी हुई होती है, क्योंकि जो सामूहिक स्मृति है वो हमारी सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित करती है। लाइक फेस्टिवल्स, रिचुअल्स, मोन्यूमेंट्स एंड ओरल ट्रेडिशंस कीप मेमोरीज अलाइव अक्रॉस जनरेशंस। जो हमारे त्योहार है, हमारे अनुष्ठान है, स्मारक है, मौखिक हमारी परंपराएं हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्मृतियों को क्या रखती है? जीवित रखती है। आज आप अपने परिवार में देखो, आप कोई भी फंक्शन करते हो तो हम कहते हैं कि ये हमारे परिवार की प्रथा रही है या परंपरा रही है। तो कहीं वो लिखा हुआ नहीं है, कहीं उसका आपने कोई इतिहास उस तरीके से लिखा हुआ नहीं देखा, लेकिन वो क्या है? एक ओरल ट्रेडिशन है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या किया जा रहा है? ट्रांसफर हो रहा है अपनी जनरेशन के बीच। तो ये हमारी हेरिटेज भी है, जिसमें क्या है? स्मृति भी है। मेमोरी ट्रांसफॉर्म्स heritage into living experience that I repeat, memory transforms heritage into a living experience that binds people with their past and strengthens कम्युनिटी आइडेंटिटी। जो स्मृति है वो धरोहर को जीवंत अनुभव में बदल देती है, जो कि लोग उनको अपने अतीत से जोड़ती है, यानी लोगों को उसके अतीत से जोड़ती है कि मुझे मेरे बचपन के दिन याद आ गए, इस तरीके से करके। तो ये क्या करती है? ये इसमें एक लिविंग एक्सपीरियंस होता है, जीवंत अनुभव होता है, जो कि लोगों को उनके अतीत से जोड़ती है और साथ ही में सामुदायिक पहचान को क्या करती है? मजबूत करती है। आज हम बात करें कम्युनिटी विशेष की, तो हर एक कम्युनिटी को आपको एक अलग हेरिटेज दिखेगी, अलग परंपराएं दिखेगी, तो वह उस कम्युनिटी की क्या बनती है? आइडेंटिटी का काम करती है। अगला है पार्टिसिपेटरी हेरिटेज, एग्जीबिशन, हेरिटेज वॉक्स एटसेट्रा, यानी सहभागितापूर्ण धरोहर प्रदर्शनियां, धरोहर यात्राएं क्या है? पहले बात करते हैं पार्टिसिपेटरी हेरिटेज की, यानी सहभागितापूर्ण धरोहर। पार्टिसिपेटरी हेरिटेज इन्वॉल्व्स कम्युनिटी एंगेजमेंट इन प्रिजर्विंग एंड इंटरप्रेटिंग हेरिटेज। सहभागिता धरोहर का अर्थ है कि धरोहर के संरक्षण और व्याख्या में समाज की सक्रिय भागीदारी का होना। अर्थात जब समाज हेरिटेज की व्याख्या में या इंटरप्रिटेशन में अगर सक्रिय तौर पे भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है, तो इसको बोलते हैं पार्टिसिपेटरी हेरिटेज। लोकल पीपल, एनजीओज एंड इंस्टीट्यूशंस एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन फेस्टिवल्स, स्टोरी टेलिंग एंड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स।
स्थानीय लोग, स्वयंसेवी संगठन और जो संस्थाएं हैं उत्सव, कहानियों और संरक्षण परियोजनाओं में सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं। आज आप देखते होंगे कि जैसे मान लो मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में अपने थार डेजर्ट होता है। थार डेजर्ट क्या, थार फेस्टिवल होता है, ठीक है, बीकानेर फेस्टिवल होता है, जोधपुर फेस्टिवल है, जयपुर फेस्टिवल है, काइट फेस्टिवल है। तो इनमें कोई ना कोई जो संस्था है वो इनको लीड करती है या वो उनको ऑर्गेनाइज करवाती है। तो संस्था अपनी हेरिटेज में क्या कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही है, लोकल पीपल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसको हम किस नाम से जान देंगे, इसको हम पार्टिसिपेटरी हेरिटेज कह सकते हैं। दिस अप्रोच एंश्योर्स दैट हेरिटेज रिमेन्स रिलेवेंट एंड सस्टेनेबल। इस दृष्टिकोण से जो हमारी धरोहर है वो प्रासंगिक होती है और टिकाऊ बनी रहती है, यानी कि हमारी जो धरोहर है वह सस्टेनेबिलिटी की ओर बढ़ती है। फिर है एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनियां। एग्जीबिशंस आर ऑर्गेनाइज्ड टू डिस्प्ले हेरिटेज ऑब्जेक्ट्स, आर्ट वर्क्स एंड हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स टू पीपल टू पब्लिक एजुकेशन। यानी प्रदर्शनियां होती है जो कि धरोहर वस्तुओं को, कलाकृतियों को और ऐतिहासिक अवशेषों को जनता के सामने प्रस्तुत करने के लिए आयोजित की जाती है। यानी कि जब हम एग्जीबिशन लगाए, जिस एग्जीबिशन में कई एंटिक चीज़ें हम रखे और वह एग्जीबिशन देखने के लिए लोग आए, तो हम क्योंकि इसको लोग देखने आए हैं उनको दिखाने के लिए ऐसा किया गया था। और इसमें हमने जो चीज़ें रखी है वो हमारे आर्टिफैक्ट्स है, हमारी हेरिटेज है, उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं। तो इसको हम हेरिटेज एग्जीबिशन कह सकते हैं। दे क्रिएट अवेयरनेस, अट्रैक्ट टूरिज्म एंड प्रमोट कल्चरल डायलॉग। इनसे जागरूकता बढ़ती है, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है और सांस्कृतिक संवाद क्या होता है, विकसित होता है। एग्जीबिशंस में भी परमानेंट जैसे म्यूजियम हुआ और टेम्परेरी जैसे थीम बेस्ड शो होते हैं। यानी जो प्रदर्शनियां हैं वो स्थायी भी हो सकती है, और स्थायी जब बनती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूजियम कह देते हैं, संग्रहालय कह देते हैं। और अस्थायी होती है तो किसी थीम बेस पर पर्टिकुलर क्या होती है, एग्जीबिशन हो जाती है, जो कि टेम्परेरी होती है। एग्जीबिशन 2 से 5 दिन की लगती है, उसके बाद वो एग्जीबिशन वहां से हो जाती है, साइड में हो जाती है, हट जाती है, तो वो हो जाती है टेम्परेरी एग्जीबिशन। अब बात करते हैं हेरिटेज वॉक यानी कि धरोहर यात्राएं। हेरिटेज वॉक्स आर गाइडेड टूर्स थ्रू हिस्टोरिक सिटीज, मोन्यूमेंट्स और कल्चरल स्पेसेस। धरोहर यात्राएं ऐतिहासिक नगरों, स्मारकों या सांस्कृतिक स्थलों को निर्देशित कर शहर होती है। यानी कि जब कई सांस्कृतिक स्थलों को, धरोहरों को उनसे जोड़ते हुए एक रूट बना दिया जाता है और उस रूट पे जो यात्रा होती है उसको हम बोलते हैं हेरिटेज वॉक। They provide a direct experience of heritage and help people connect emotionally with history. ये धरोहर को प्रत्यक्ष अनुभव कराती है और लोगों को इतिहास से भावनात्मक रूप से जोड़ने का कार्य करती है। एग्जाम्पल के तौर पे हेरिटेज वॉक्स इन दिल्ली, ओल्ड दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद एंड वाराणसी। यानी उदाहरण स्वरूप पुरानी दिल्ली से जयपुर आना, जयपुर से अहमदाबाद और अहमदाबाद से वाराणसी को आपस में जोड़ना क्या कहा जाएगा, हेरिटेज वॉक कहा जाएगा। यानी कि रूट बना दिया कि ये दिल्ली है, ये जयपुर है, ये अहमदाबाद है, ये काशी है। इस पर कोई ऐसे टूर हमारा चलेगा इस रूट पे, तो इस रूट पे जो भी मॉन्यूमेंट्स होंगे उन सबके दर्शन करवाए जाएंगे। तो इस टूर पे या इस वॉक पे जो भी घूमेगा उसको एक अलग अनुभव होगा, एक अलग एक्सपीरियंस होगा, और इस हेरिटेज को डायरेक्ट एंजॉय कर पाएगा, फील कर पाएगा, इमोशनली इससे कनेक्ट हो पाएगा। तो इसको हम किस नाम से जानेंगे, हेरिटेज वॉक के नाम से इसको हम जानेंगे। अब बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग इंडियन हेरिटेज। हम समरी में इन पूरे को एक साथ देख लेते हैं कि यूनिट वाइज हमने क्या पढ़ा है। तो बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट यूनिट की, जिसमें हमने धरोहर की परिभाषा, डेफिनेशन की बात करी थी। हेरिटेज जो कि कल्चरल और नेचुरल इनहेरिटेंट फ्रॉम पास्ट, यानी कि जो 100 ईयर्स से पुरानी चीज़ें होती हैं, दैट इज आवर हेरिटेज। इंक्लूड्स टेंजिबल जिसमें मोन्यूमेंट, साइट्स और ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और इंटेंजिबल में हमारे डांस, म्यूजिक, थिएटर, फोक ट्रेडिशंस और ओरल स्टोरी होती है। यानी कि भौतिक स्वरूप होता है और अमूर्त धरोहर भी होती है। एंटिक्विटी ऐसे ऑब्जेक्ट जो 100 साल से पुराने हैं उनको हम एंटिक्विटी कहते हैं। आर्कियोलॉजिकल साइट जैसे प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, यानी वो प्लेस जो हमारी हिस्ट्री को, हमारी कल्चरल को, इन सबको रिप्रेजेंट करती है, उनके अवशेष वहाँ प्राप्त होते हैं, उसको आर्कियोलॉजिकल साइट कहते हैं, पुरातत्व स्थल कहते हैं। आर्ट ट्रेजर यानी जिसमें ऐसे आइटम हो जिसमें आर्टिस्टिक सामान हो, कल्चरल वैल्यू के सामान हो, हिस्टोरिकल वैल्यू के सामान हो, उसको हम आर्ट ट्रेजर यानी कला धरोहर कहते हैं। केस स्टडीज की बात करें हम, फोक डांस यानी लोक नृत्य, लोक म्यूजिक, लोक संगीत, ड्रामा, ओरल ट्रेडिशन, कहानियां, इन सबको हम केस स्टडीज के तौर पे रख सकते हैं। सेकेंड यूनिट में हमने देखा लूट ऑफ हेरिटेज।
लूट एंड रिपाट्रिएशन, यानी कि धरोहर का एक देश से दूसरे देश से लूट कर या तस्करी करके ले जाना और उनका वापस प्राप्त करना। इश्यूज दैट थेफ्ट, स्मगलिंग, इलीगल ट्रेड ऑफ एंटिक्विटीज, यानी कि चोरी से, तस्करी से और अवैध व्यापार के तौर पे एंटिक्विटीज को सीमा पार कर देना। इंटरनेशनल कन्वेंशंस में यूनेस्को 1970 कन्वेंशंस अगेंस्ट इलिसिट ट्रेड और यूनिड्रॉइट जो कि 1995 में हुआ था, तो हेग एक संधि भी हुई थी, वो भी इसमें हमने पढ़ी थी। नेशनल एक्ट्स लाइक इंडिया में जैसे एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रीजर एक्ट 1972, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एक्ट 1958 जो कि नेशनल पहल थी। रिपाट्रिएशन की बात करें तो रिटर्न ऑफ लूटेड आर्टिफैक्ट्स जैसे कोहिनूर डायमंड, जो डिबेट है वो अभी चल रही है कि हमें हमारा कोहिनूर वापस लौटा दो, तो इसको मांगना भी एक रिपाट्रिएशन है कि हमें हमारे धरोहर की वापस प्राप्ति करनी है। आइडोल्स रिटर्न फ्रॉम यूके और यूके यूएस टू इंडिया, यानी कि कई तरीके की कलात्मक चीज़ें जो लगभग 200 प्लस थी वो इंडिया को लौटाई है यूएस और यूके ने, इसको भी रिपाट्रिएशन ही कहा जाएगा। यूनिट थर्ड में हमने देखा था प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन। डिपार्टमेंट्स में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट्स यानी राज्य पुरातत्व विभाग हो गए, राष्ट्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड सांस्कृतिक मंत्रालय हुआ, ये सब बात करते हैं, बात की हमने। और म्यूजियम की बात करें तो नेशनल म्यूजिक दिल्ली, इंडियन म्यूजिक कोलकाता, CSMVS मुंबई, ये सारे म्यूजियम हैं। आप इसमें स्टेट लेवल के म्यूजियम भी रख सकते हो। रेगुलेटरी बॉडीज़ में हमने बात करी थी इंटेक की, यूनेस्को की, ICCROM की, नेशनल इनिशिएटिव में हमने नमा की बात करी थी, हृदय योजना की बात करी थी, म्यूजियम मॉडर्नाइजेशन की बात करी थी। इंटरनेशनल इनिशिएटिव में हमने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को देखा, ICCROM ट्रेनिंग को देखा, बायलिटरल एंड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स की बात हमने करी थी। फोर्थ यूनिट जिसमें हमने धरोहर इंटरप्रिटेशन को देखा, यानी हेरिटेज इंटरप्रिटेशन, धरोहर की व्याख्या करना, यानी कि इसमें हमने, मैं एक चीज़ लिखना यहाँ पे भूल गया, धरोहर इंटरप्रिटेशन यानी कि धरोहर की व्याख्या या हेरिटेज इंटरप्रिटेशन क्या होता है। हेरिटेज इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है आप अपनी हेरिटेज को दूसरों के सामने किस तरीके से इंटरप्रेट करते हो, किस तरीके से व्याख्या करते हो, ये कही जाती है हेरिटेज इंटरप्रिटेशन। हेरिटेज एंड मॉडर्निटी, मॉडर्न डेवलपमेंट में थ्रीटन हेरिटेज बट टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन डिजिटल प्रिजर्वेशन, यानी कि जो मॉडर्निटी है वो हेरिटेज के लिए खतरा भी है, बट अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये डिजिटली तौर पे प्रिजर्व करने में हेल्प कर सकती है। हेरिटेज एंड मेमोरी जिसमें हमारे रिचुअल्स, हमारे फेस्टिवल्स, मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्व कलेक्टिव मेमोरी एंड आइडेंटिटी, यानी हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे त्यौहार हैं, इनको हम कलेक्टिव की बात करी थी और ये हमारी पहचान की बात करी थी, इससे संबंधित हमने पढ़ा था। पार्टिसिपेटरी हेरिटेज जिसमें पीपल, NGOs, कम्युनिटीज इंगेज होती है फेस्टिवल में, स्टोरी टेलिंग में और कंजर्वेशन में, यानी कई तरीके की संस्थाएं, NGOs कई तरीके के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाती है, कई तरीके के फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करवाती है, इनको पार्टिसिपेटरी हेरिटेज कहते हैं। एग्जीबिशन की बात करी थी, शोकेस आर्टिफैक्ट्स टू स्प्रेड अवेयरनेस, टूरिज्म एंड कल्चरल डायलॉग, यानी कि एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी करना जिसमें हमने हमारी हेरिटेज को टूरिज्म के लिए, अवेयरनेस के लिए और कल्चरल वैल्यूज के लिए, कल्चरल अवेयरनेस के लिए क्या करना, शो करना, एग्जीबिशन कहा जाता है। इसमें अगर परमानेंट की बात करें तो म्यूजियम है, टेम्परेरी की बात करें तो प्रदर्शनी है। हेरिटेज वॉक जिसमें गाइडेड टूर होते हैं दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, वाराणसी टू कनेक्ट पीपल विद हिस्ट्री, यानी कि एक पर्टिकुलर टूर डिजाइन कर देना जिसमें अलग अलग लोकेशन को आपस में कनेक्ट करते हुए एक टूर का होना, वो क्या कहा जाएगा, हेरिटेज वॉक कहा जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका माइनर हिस्ट्री का पेपर जो कि सेमेस्टर सेकंड का पेपर है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन हेरिटेज ये पेपर है। इसमें हमने कोशिश करी है लगभग सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करने की। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टॉपिक या वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है जिसको आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो। चैनल पे नए हो तो आप चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करिए के जाना, और इसकी PDF आपको हमारी वेबसाइट पे डेफिनेटली मिल जाएगी। और हमारी तरफ से यही है कि आप एग्जाम में अच्छे से प्रदर्शन करो, अच्छे से परफॉर्म करो। एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। और जुड़े रहिए, बने रहिए अपने करियर एजुनेस्ट के साथ, जहां पर आपको मिलती है हर चीज़ की एक खास क्लास और खास अंदाज में। धन्यवाद।